वीडियो के पिछले भाग में हम पढ़ रहे थे भाषा शिक्षण के उपागम और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे पाठ योजना के बारे में। उपागम क्या है, क्या इसकी परिभाषा है, शिक्षण विधियों और शिक्षण उपागमों में क्या अंतर है, इन बातों को हमने वीडियो के पिछले भाग में समझा था। तो पाठ योजना भी एक प्रकार का उपागम है और इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यह है वीडियो का भाग 10 और मैं हूं आपके साथ SK कटारिया। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल कि पाठ योजना क्या है। प्यारे साथियों, पाठ योजना एक शिक्षक की विशेष तैयारी होती है जो कि किसी भी विषय वस्तु या किसी भी इकाई को बच्चों के सामने प्रस्तुत करने के लिए उसकी मदद करती है, जिसकी मदद से अध्यापक अपनी विषय वस्तु को और अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है और शिक्षण को सफल बना सकता है। जिस प्रकार से एक इंजीनियर बिल्डिंग निर्माण से पहले एक नक्शा बनाता है और उस नक्शे में उसको ये पता चल जाता है कि कौन कौन सी चीज़ों की उससे रिक्वायरमेंट रहेगी उस बिल्डिंग के निर्माण में, ठीक उसी प्रकार से अध्यापक शिक्षण से पहले ये तय करता है कि उसे क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, स्टूडेंट्स को समझ में आएगा या नहीं आएगा और क्या मैं ये पढ़ा सकता हूँ। तो इसके लिए वो एक लेसन प्लान करता है जिसको हम पाठ योजना कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि पाठ योजना का जन्म कहाँ से हुआ। तो प्यारे साथियों, पाठ योजना का जन्म गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से माना जाता है। देखिए, प्रत्येक अध्यापक को किसी भी स्तर की कक्षा में अध्यापन कराने से पूर्व प्रायः लिखित या अलिखित मीन्स होता है मौखिक पाठ योजना बनानी पड़ती है। यानी कोई भी अध्यापक कक्षा में जाने से पहले पाठ योजना तो जरूर बनाता है कि उसे आज क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है और पढ़ाते समय कौन कौन सी शिक्षण विधियों को प्रयोग में लाना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाठ योजना एक शिक्षण उपागम है और इस शिक्षण उपागम में अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो अध्यापक क्या करता है, प्रत्येक कक्षा में जाने से पहले एक पाठ योजना अपने मस्तिष्क में बना लेता है या फिर वो लिखित भी बना करके ला सकता है ताकि वह अपने शिक्षण को प्रभावी बना सके। तो प्रत्येक अध्यापक को किसी भी स्तर की कक्षा में अध्यापन कराने से पूर्व प्रायः लिखित या अलिखित पाठ योजना बनानी पड़ती है। और अब हम पाठ योजना के अर्थ और परिभाषा को एक पारिभाषिक शब्दावली में समझने का प्रयास करते हैं और इसके बाद में कुछ विद्वानों की परिभाषाएं भी देखेंगे जो एग्जाम में पूछी जा सकती है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो कोई आपसे ये पूछे कि पाठ योजना की परिभाषा क्या है, तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि किसी भी पाठ को छात्रों को पढ़ाने से पहले उस पाठ का नियोजन करना पड़ता है। नियोजन मीन्स प्लानिंग या योजना बनानी पड़ती है। तो उस योजना बनाने के बाद में जो स्वरूप उभरता है उस योजना का, उस स्वरूप को ही हम पाठ योजना या पाठ नियोजन या लेसन प्लानिंग या पाठ योजना कहते हैं। अब हम कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को देखते हैं। तो देखिएगा, डेविस के अनुसार, यानी डेविस क्या कहते हैं पाठ योजना के बारे में, तो उन्हीं के शब्दों में समझते हैं। तो डेविस कहते हैं कि कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। यानी कि कक्षा में जाने से पहले उस पाठ से संबंधित उसको पूरी तैयारी करनी चाहिए कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या मैं इसको पढ़ा सकता हूँ और कौन कौन सी शिक्षण सामग्री की जरूरत मुझे पड़ेगी। तो उनका मानना यह है कि कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षण की प्रगति के लिए कोई बात इतनी बाधक नहीं है जितनी कि शिक्षण की अपूर्ण तैयारी। यानी शिक्षण किस तरह से करना है, यदि उसकी तैयारी पूरी नहीं है तो सबसे ज्यादा बाधक यही बात होगी कोई भी शिक्षण करवाने के लिए या किसी भी शिक्षण की प्रगति के लिए। तो ये मानना है किसका, डेविस का। अगली परिभाषा देखते हैं। एलन बिनिंग के अनुसार, एक विद्वान है जो ये कहते हैं कि पाठ योजना उन उपलब्धियों की सूची का शीर्षक है जिन्हें शिक्षक कक्षा में प्राप्त करना चाहता है। इनमें वे सभी साधन तथा क्रियाएं भी आएगी जिनकी सहायता से वे उपलब्धियां प्राप्त की जाती है। यानी पाठ योजना उन उपलब्धियों की सूची है, यानी जो हमें उपलब्धि प्राप्त करनी है कक्षा में जाकर बच्चों से, उन उपलब्धियों की सूची का शीर्षक होता है पाठ योजना। यानी वो पॉइंट्स जो आपको क्लियर करने हैं
और किस तरह से करने हैं, कौन कौन सी सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से साधन चाहिएंगे, उन सभी की तैयारी पहले से आपको करनी होती है। तो एलन बिनिंग के अनुसार जो परिभाषा है वो आपके समझ में आ गई होगी कि पाठ योजना उन उपलब्धियों की सूची का शीर्षक है जिन्हें शिक्षक कक्षा में प्राप्त करना चाहता है। इनमें वे सभी साधन तथा क्रियाएं भी आएंगी जिनकी सहायता से वे उपलब्धियां प्राप्त की जाती हैं। यानी कक्षा में शिक्षण के दौरान जो भी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो सारी की सारी पाठ योजना के अंतर्गत आती हैं या आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगली परिभाषा देखते हैं। बिनिंग एंड बिनिंग के अनुसार दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना तथा उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना तथा प्रस्तुतिकरण की विधियां तथा प्रक्रिया का निर्धारण। यानी कि पाठ योजना बिनिंग एंड बिनिंग के अनुसार क्या है, पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, यानी हमारे जो उद्देश्य हैं उस पाठ को पढ़ाने के पीछे उनको पहले से परिभाषित कर लेना, और पाठ योजना के एंड में जो मूल्यांकन का पॉइंट है वो ये तय करेगा कि आपने वो उद्देश्य प्राप्त किए या नहीं किए। पाठ्य वस्तु का चयन करना भी पाठ योजना में आता है कि क्या पढ़ाना है, किस क्रम में पढ़ाना है और कैसी व्यवस्था पढ़ाते समय रखनी है, क्या प्रस्तुतिकरण होगा और कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाएगा, उन सभी का निर्धारण किसमें होता है, पाठ योजना में। तो मूल रूप से आप ये कह सकते हैं कि पाठ को पढ़ाने के लिए जो योजना अध्यापक बनाता है वही क्या है, पाठ योजना है। अगला जो अपना पॉइंट है वो है पाठ योजना के उद्देश्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना आपको कि क्या क्या इसके उद्देश्य हो सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे मेन उद्देश्य निर्धारित पाठ्य वस्तु के सभी तत्वों का विवेचन करना। यानी कि योजना इसलिए बनाई जाती है कि कक्षा की जो भी पाठ्य पुस्तक है या जो भी पाठ्य वस्तु या विषय सामग्री या शिक्षण सामग्री जो भी है उसका सही से विवेचन हो जाए, प्रत्येक इकाई का अच्छी तरह से, क्योंकि सभी कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें अलग अलग होती हैं विभिन्न बच्चों के स्तरों के अनुसार। तो पाठ योजना के दौरान जो भी निर्धारित पाठ्य वस्तु है जिस कक्षा के लिए जो निर्धारित है उसके सभी तत्वों का विवेचन हो पाए, इसके लिए योजना बनानी पड़ती है। तो ये इसका एक उद्देश्य है कि उसका विवेचन अच्छे से हो जाए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, पाठ योजना के कारण शिक्षक को ज्ञात रहता है, क्या ज्ञात रहता है कि कब पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, किस नियम के तहत पढ़ाना है, किस क्रम में पढ़ाना है और कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करना है। इन तमाम बातों के लिए पाठ योजना बनाई जाती है ताकि शिक्षक को ये पता रहे कि कब, कितना, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए। और प्रत्येक कार्य करने से पहले हमें ये बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि कब, कितना, क्यों और कैसे। ये सवाल आपको लेसन प्लान में ही नहीं बल्कि कोई भी प्लानिंग करने के लिए जरूरी होते हैं। तो शिक्षण में यह ध्यान रखा जाता है कि किस नियम के तहत पढ़ाना है, किस क्रम में पढ़ाना है और कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना है। इन सभी का निर्धारण पाठ योजना में कर लिया जाता है। तो ये एक पाठ योजना का उद्देश्य है। अगला बिंदु, शिक्षक को छात्रों की आयु, रुचि, स्तर, क्षमता का पूर्व ज्ञान रहता है। यानी कि पाठ योजना जब बना लेता है शिक्षक, तो पाठ योजना बनाते समय उसे, यानी मान लीजिए कि वो कक्षा 5 के बच्चों के लिए पाठ योजना बना रहा है शिक्षक, तो उसे अपनी कक्षा के बच्चों का स्तर पता रहता है कि मेरी कक्षा के बच्चे जो हैं उनका मानसिक स्तर इस तरह का है, उनकी रुचि इस तरह की है और उनकी आयु ये है, और उनका पूर्व ज्ञान यानी कि वो जो बच्चे हैं वो पहले से उस पाठ के बारे में कितना जानते होंगे और उनकी क्या क्षमता है। तो शिक्षक को इन सभी बातों का पता रहता है क्योंकि वह रोज उस क्लास में पढ़ाता है। तो शिक्षक को पाठ योजना बनाते समय आयु, रुचि, स्तर और क्षमता का पूर्व ज्ञान रहता है। यही पाठ योजना का उद्देश्य है ताकि वह प्रभावी शिक्षण कर पाए। विषय के चयन और दृश्य श्रव्य उपकरणों के चुनाव, अन्य शैक्षिक क्रियाकलापों के चयन और प्रबंध के कारण पाठ पर शिक्षक का पूरा अधिकार रहता है। यानी पाठ योजना जब बन गई तो उसको ये पता रहता है कि कौन से वे का चयन हमें कब करना है, क्योंकि वो योजना में लिखा हुआ है। कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री या कौन सा दृश्य श्रव्य उपकरण हमें उस समय यूज करना है, वो उसको पहले से तय रहता है क्योंकि आपने पहले से उसकी योजना बना रखी है।
और अन्य शैक्षिक क्रियाकलाप जो आपको उस शिक्षण के दौरान करवाने हैं वो सारे के सारे आपकी योजना में लिखे हुए हैं, ये आपके मस्तिष्क में है। तो योजना इसलिए जरूरी होती है और ये आपके दिमाग में पहले से ही रहे, ये पाठ योजना का उद्देश्य है। शिक्षक की अध्यापन में रुचि, उत्साह तथा उल्लास बना रहे। देखिए, पाठ योजना यदि आपने पहले बना ली तो आपके अध्यापन में रुचि रहेगी, क्योंकि आपको यह डर नहीं रहेगा कि आगे कौन सा टॉपिक आए तो उसको किस तरह से क्लियर करना है, क्योंकि आपके पास एक योजना है और आप योजनाबद्ध तरीके से यदि चल रहे हैं तो आप निसंकोच शिक्षण करवाते रहेंगे। इसलिए आपके शिक्षण में रुचि रहेगी, उत्साह रहेगा और पढ़ाने का उल्लास भी रहेगा। तो मूल रूप से सभी पाठ योजना के बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। अब हम पाठ योजना के स्वरूप की चर्चा करते हैं कि पाठ योजना का स्वरूप कौन सा होना चाहिए, कौन कौन से बिंदु उसमें होने चाहिए, क्योंकि इसके भी कुछ नियम होते हैं। तो देखिएगा, अधिकांश प्रशिक्षण महाविद्यालयों में हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली के अनुसार पाठ योजनाएं प्रचलित हैं। हर्बर्ट की पंचपदी क्या है ये हम अगली स्लाइड में समझेंगे। हर्बर्ट जो है वो एक शिक्षा शास्त्री हैं और इन्होंने 5 पदों वाली एक प्रणाली के बारे में बताया है, इसलिए इसे पंचपदी कहते हैं। तो इसको हम अगली स्लाइड में समझेंगे। तो एक बार ये समझ लीजिए कि पाठ योजना का विकास गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के फलस्वरूप हुआ है, जो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुका हूं। इसके आधार पर हमारा ध्यान किसी आकृति के अंगों की अपेक्षा उस आकृति के पूर्ण रूप की ओर आकर्षित होता है। किसके अनुसार? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार। तो देखिएगा, प्रस्तुत गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत इकाई पाठ योजना को 2 रूपों में प्रस्तुत करता है, जिसमें पहला रूप है जिसमें सूचनाओं के आदान प्रदान पर पाठ योजना बनती है और दूसरा है अनुभवों के आधार पर पाठ योजना बनती है। तो देखिएगा क्या क्या बताया गया है। तो पहला, इस अधिगम सिद्धांत में एक योजना में सूचना का आदान प्रदान रहता है, जिसे हम हर्बर्ट उपागम कहते हैं। ध्यान से समझना है, सूचना का आदान प्रदान जिस पाठ योजना में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? हर्बर्ट उपागम। तथा दूसरा उपागम जिसमें अनुभवों को प्राथमिकता दी जाती है। तो जिसमें अनुभवों को प्राथमिकता दी जाती है यह जॉन डेवी तथा उसके अनुगामी किलपेट्रिक के नाम से प्रसिद्ध है। तो अब हम इसके स्वरूप को समझेंगे कि क्या स्वरूप है, कौन कौन सी बिंदुएं इसमें होती हैं। तो मूल रूप से 2 सिद्धांत होते हैं, जिसमें एक में सूचना का आदान प्रदान पर पाठ योजना बनाई जाती है, जिसको हर्बर्ट उपागम कहते हैं, और दूसरा अनुभवों को प्राथमिकता देकर के पाठ योजना बनाई जाती है, उसे हम जॉन डीवी तथा उसके अनुगामी किलपेट्रिक के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हर्बर्ट की पंचपदी। देखिए, हर्बर्ट एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक थे और उनके सिद्धांतों के आधार पर उनके शिष्यों ने पंचपदी को प्रस्तुत किया, यानी 5 पदों को प्रस्तुत किया। 5 पदों के द्वारा शिक्षण कार्य करवाए जाने के कारण इस विधि को हर्बर्ट की पंचपदी शिक्षण विधि के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक बिल्कुल साधारण शब्दावली है, मेरे हिसाब से आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। तो 5 पद कौन कौन से बताए गए हैं हर्बर्ट के द्वारा? पहला पद प्रस्तावना, यानी पाठ योजना जो आपकी होगी उसमें सबसे पहले क्या होगी? प्रस्तावना होगी। प्रस्तावना क्या होती है यह भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार पद देख लीजिए 5 कौन कौन से हैं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा विषयोपस्थापना, तीसरा तुलना, चौथा सामान्यीकरण और 5वां है प्रयोग। यानी कोई भी पाठ योजना बनाएं तो उसमें ये 5 बिंदु जो हैं इन पे फोकस करना चाहिए। अब देखिए, आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि जो शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट थे उन्होंने शिक्षण हेतु 4 ही सोपान बताए थे। अभी मैंने आपको जो 5 पद या 5 सोपान बताए उनमें से शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट या हर्बर्ट जिसकी हम पंचपदी कहते हैं, तो उन्होंने खुद ने तो इसके 4 ही सोपान बनाए थे। अब सवाल ये उठता है कि हर्बर्ट की पंचपदी क्यों कहते हैं जब उन्होंने 4 ही पद बनाए? तो देखिए समझिएगा, पहले तो वो 4 पद जो हर्बर्ट ने बनाए थे, तो उसमें पहला था स्पष्टता, दूसरा संबद्धता, तीसरा व्यवस्था और चौथा विधि। ये 4 पद किसने बनाए? हर्बर्ट ने। देखिए आगे क्या होता है। संबद्धता को हम तुलना भी कहते हैं, व्यवस्था को सामान्यीकरण भी कहते हैं और विधि को प्रयोग भी कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, हर्बर्ट के बाद देखिए 5 कैसे हुए पद और पंचपदी क्यों कहते हैं वो देखिएगा। हर्बर्ट के बाद उनके 2 शिष्य शीलर एवं रेन ने प्रथम सोपान जो था, यह स्पष्टता, ये प्रथम सोपान है, इसको 2 भागों में विभाजित किया।
तो स्पष्टता जो है इसके दो भाग कर दिए उन्होंने, जिसमें एक था प्रस्तावना और दूसरा था विषयोपस्थापना, और बाकी के तीन थे ये सेम के सेम यहां पर आ गए, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। तो इस तरह से इसके 5 पद हो गए, तो उनके 2 शिष्यों ने इसके 5 पद कर दिए थे, इसलिए अब ये पंचपदी के नाम से जाने जाती है, जिसे हम हर्बर्ट की पंचपदी कहते हैं। तो अब हम एक एक करके समझते हैं कि प्रस्तावना में क्या होता है, विषयोपस्थापना में क्या होता है, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग में क्या क्या होता है। अब हम हर्बर्ट की पंचपदी के उन 5 पदों को देखेंगे जो ये कहती है कि पाठ योजना में ये 5 पद होने चाहिए। तो इन 5 पदों में या इन 5 विधियों में, इनको आप विधि भी मान सकते हो, इनको आप सोपान भी मान सकते हो हर्बर्ट के, ठीक है। तो इनमें क्या क्या चीज होती है, यानी प्रस्तावना किसे कहते हैं और इसमें क्या होता है, पाठ योजना के दौरान हमें प्रस्तावना बिंदु में क्या बनाना होता है। तो देखिएगा, प्रस्तावना जो है ये बच्चों के पूर्व ज्ञान को जांच करके नए पाठ की तरफ बढ़ने में मदद करती है। मूल रूप से आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। तो देखिएगा, इस विधि में नवीन पाठ को प्रस्तुत करने से पहले शिक्षक द्वारा छात्रों के पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए या जानने के लिए प्रश्न, चित्र, मानचित्र, श्लोक आदि के द्वारा नवीन ज्ञान की ओर ले जाना प्रस्तावना है। अध्यापक जब कक्षा में आता है तो वह बच्चों के पूर्व ज्ञान को जाने बिना नया पाठ शुरू नहीं कर सकता, नहीं तो उसे यही नहीं पता लगेगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले वह यह जांचेगा कि बच्चे कहाँ तक उस विषय के बारे में जानते हैं और उसके आगे से वो पढ़ाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो वह कक्षा में कुछ प्रश्न पूछता है जिनको प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं। तो उन प्रश्नों की संख्या जो है वो भी निश्चित होती है और लिमिटेड होती है। उसमें प्रश्न जो हैं वो सरल से कठिन की ओर होते हैं, सरलात कठिनम प्रति जो शिक्षण सूत्र है इस पर आधारित होते हैं। तो सरल प्रश्न पूछेगा कि पिछली कक्षा के बारे में, कि उसने जो पढ़ा है वो कितना वो जानता है या क्या उसको आता है, और आज जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में वो क्या जानता है। तो जहां पर उस प्रश्न का आंसर उसको नहीं मिलेगा वहां से वो पढ़ाना स्टार्ट करेगा। तो पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए एवं साथ में छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करते हुए नवीन पाठ की प्रस्तावना के माध्यम से अध्यापक के द्वारा पाठ की उद्घोषणा की जाती है। यानी कि बच्चा जहां पर अटक जाता है, जिसको आंसर नहीं आता है अध्यापक के प्रश्न का, तो अध्यापक उस प्रश्न का आंसर देने के लिए एक नए पाठ की उद्घोषणा करता है कि आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये पाठ पढ़ेंगे। तो यही उद्देश्य होता है प्रस्तावना का। शिक्षक 4 प्रश्नों के माध्यम से वार्तालाप के द्वारा छात्रों को तैयार करता है और उनके पूर्व ज्ञान को जानकर नवीन ज्ञान की ओर ले जाता है, जिसमें अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है, जिसके उत्तर स्वरूप शिक्षक नवीन पाठ को प्रस्तुत करता है, जिसे पाठ योजना में प्रस्तावना कौशल कहते हैं। यानी बच्चे की जो समस्या आ गई आंसर देने में, उस समस्या का आंसर देने के लिए अध्यापक उसको एक पाठ पढ़ाएगा और वही हमारी विषय वस्तु में पाठ होगा। इस तरह से उसको प्रश्न बनाकर लाने होते हैं। चलिए अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है विषयोपस्थापना। तो देखिएगा, विषयोपस्थापना क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या है, पाठ को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने रखना। विषयोपस्थापना को हम प्रस्तुतिकरण भी कहते हैं, कि पाठ को हम बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसकी जगह आपको प्रस्तुतिकरण नाम दिखे तो भी आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। इस सोपान में उद्देश्य कथन के साथ विषय का प्रस्तुतिकरण किया जाता है और इसके साथ ही नवीन पाठ का शिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाता है। भावानुसार विषय वस्तु को 2-3 भागों में विभक्त करके प्रस्तावना के बाद प्रस्तुत किया जाता है। यानी जो भी पाठ के भाव हैं और जो भी विषय वस्तु है उसको प्रस्तावना के जस्ट बाद प्रस्तुत कर दिया जाता है। जो भी पाठ में दिया हुआ होता है वही प्रस्तुतिकरण होता है। इसमें आदर्श वाचन होता है शिक्षक के द्वारा, फिर बच्चे अनुकरण वाचन करते हैं, यानी शिक्षक पहले पाठ को पढ़ता है, फिर बच्चे पीछे पीछे पढ़ते हैं। इसके बाद विभिन्न विधियों से काठिन्य निवारण होता है। जो कठिन शब्द आते हैं उनका निवारण किया जाता है अलग अलग विधियां प्रयोग में लाते हुए। अशुद्धि संशोधन, जो बच्चे अशुद्धियां करते हैं उच्चारण वगैरह में, उन सभी का संशोधन किया जाता है और प्रश्नोत्तर आदि के माध्यम से अशुद्धियों का संशोधन भी किया जाता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है तुलना।
तो तुलना में क्या होता है देखिएगा, नाम से स्पष्ट है। जिन जिन शब्दों और भावों का अर्थ समझने में कठिनाई होती है, उन उन भावों को स्पष्ट करने के लिए विविध दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए छात्रों के द्वारा अर्जित ज्ञान से वर्तमान पाठ की तुलना की जाती है। यानी बच्चों को जो पहले से जो चीजें मालूम है उनसे तुलना करते हुए पढ़ाते हैं कि तुम इतना जानते हो, इसका अर्थ यह है। तो तुलना करते हुए उसको पढ़ाते हैं, अमूर्तीकरण। ठीक है, तुलना करना कहते हैं इसको। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विषय वस्तु को स्पष्ट करना ही मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि बच्चे अच्छे से उसको समझ पाएं, उसका उद्देश्य स्पष्ट हो जाए। अगला जो बिंदु है वो है सामान्यीकरण। तो शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट सामान्यीकरण के बारे में ये बताते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य विषय वस्तु को सार रूप में स्पष्ट करना होता है। पाठ की तुलना के बाद, देखिए यहां पर तुलना आपने कर ली, अब तुलना के बाद उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी संक्षेप में सार रूप में उसको स्पष्ट किया जाता है। यही सामान्यीकरण है, ताकि छात्र एक निष्कर्ष तक पहुंच पाए। ठीक है, जैसे किसी भी कहानी का एक मोरल होता है, एक वो होता है उद्देश्य होता है, एक शिक्षा मिलती है, तो वहां तक बच्चे पहुंच पाए। इसके अंतर्गत नियम निर्माण, सिद्धांत निर्माण, पुनरावृत्ति प्रश्न, सामान्य भाव की कविता, बोध प्रश्न, विचार विश्लेषण प्रश्न आदि आते हैं। तो देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि बोध प्रश्न किस में होते हैं, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न किस में होते हैं, सामान्य भाव की कविता किस में हो सकती है, पुनरावृत्ति प्रश्न किस में होते हैं, सिद्धांत निर्माण किस में होता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, सामान्यीकरण में होती हैं ये। और भी शिक्षण विधियों में होती हैं, इसका तात्पर्य केवल ये नहीं है कि इसमें होती है तो दूसरी में नहीं हो सकती, वहां भी होती हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे शिक्षण विधियों को पढ़ते हुए, तो इन सभी बातों को आगे भी समझेंगे। इसका व्याकरण पाठ में विशेष महत्व है सामान्यीकरण का। व्याकरण में नियमीकरण तथा नियमितीकरण, व्याकरण में इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? सामान्यीकरण को नियमीकरण तथा नियमितीकरण भी कहते हैं। गद्य और पद्य शिक्षण पाठ में पाठ का सार अध्यापक द्वारा तथा छात्रों में प्रश्न द्वारा मुख्य भाव ज्ञात करना, गद्य पद्य में इसे अध्यापक कथन कहा जाता है। तो ये साधारण सी बातें हैं, मेरे हिसाब से सारी समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो पॉइंट नंबर 5 जिसको कहते हैं प्रयोग। प्रयोग में क्या होता है देखिएगा, इसका उद्देश्य होता है ज्ञान को स्थायी करना, यानी कि ज्ञान को प्रयोग में लाना। और जब आप प्रयोग में लाना शुरू कर देते हैं तो वह ज्ञान स्थायी हो जाता है। इसमें अभ्यास कार्य करने के लिए गृह कार्य दिया जाता है, और जब आप गृह कार्य कर रहे होते हैं तो वो आप प्रयोग में ही ला रहे होते हैं। यह मौखिक एवं लिखित दोनों प्रकार का हो सकता है। क्या? गृह कार्य। इसके अंतर्गत कक्षा कार्य एवं गृह कार्य आते हैं। नए ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए और छात्रों को अर्जित ज्ञान को उपयोग में लेने के लिए, योग्य बनाने के लिए इस सोपान को काम में लिया जाता है। क्योंकि जब तक आप गृह कार्य नहीं देंगे तब तक वह उस ज्ञान को प्रयोग में नहीं लाएगा, और ज्ञान को प्रयोग में नहीं लाएगा तो वह सीखेगा नहीं कि इस ज्ञान को जो उसने अर्जित किया है उसको प्रयोग में कैसे लाना है। तो ये था हर्बर्ट की पंचपदी का 5वां बिंदु। तो मेरे हिसाब से आपको हर्बर्ट की पंचपदी के पाठ योजना के 5 बिंदु समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है तो निसंकोच आप कमेंट कर दीजिए। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने यहां तक पाठ योजना के बारे में समझा, क्या इसका अर्थ होता है, क्या इसकी परिभाषाएं हैं, और हर्बर्ट की पंचपदी क्या होती है, और उसमें 5 पद कौन कौन से हैं। पाठ योजना के दौरान उन पदों को हमें कैसे प्रयोग में लाना है, इन तमाम बातों को हमने यहां तक समझा। वीडियो की सीरीज कंटिन्यू रहेगी और आगे भी बहुत सारे उपागम अभी बचे हुए हैं, क्योंकि हम भाषा शिक्षण के उपागम पढ़ रहे हैं। पाठ योजना उसका एक अंग है, तो इसको कंटिन्यू रखेंगे आपके सिलेबस के अनुसार। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ, इस वीडियो की PDF आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप स्काई एजुकेयर में मिल जाएगी। वहाँ आपको @SkyEducare लिख करके सर्च करना है, तो PDF आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको बहुत सारी PDF संस्कृत की शिक्षण विधियों की भी वहाँ पर मिल जाएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप लाइक करें या नहीं करें, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा और आपके लिए बेहतरीन वीडियो बना करके लाता रहूँगा।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर कर दीजिए, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।